हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सी-टेट के 2018 के MCQs लेके आई हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के 16 क्वेश्चंस है। पहला है, चिल्ड्रन अक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जेंडर रोल का मतलब क्या होता है? जेंडर रोल का मतलब होता है कि कैसे हम एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि बिहेव करें। जैसे कि कैसे हम बोलें, कैसे एक्ट करें, कैसे कपड़े पहने। जैसे जेंडर रोल में फीमेल को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फेमिनिन ड्रेसेस को पहने और उनके तरीकों को अपनाए। तो ये होता है जेंडर रोल कि जिस तरह जो जेंडर है उसके हिसाब से एक्ट करें, स्पीक करें, बोलें और उस तरह के कपड़े पहने। तो ये चिल्ड्रन अक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से किस से बच्चों को जेंडर रोल मिलता है? तो सोशलाइजेशन से पता चलता है कि उनका क्या रोल है, एक एज ए बॉय, एज ए गर्ल उनको क्या करना है। कल्चर से पता चलता है, ट्यूटरिंग से नहीं पता चलता, ट्यूशन से जेंडर रोल नहीं पता चलता, मीडिया से भी पता चलता है क्योंकि मीडिया में सब चीज़ दिखाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ट्यूटरिंग। ठीक है कि एक्सेप्ट ट्यूटरिंग। दूसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज बीन। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का एक क्रिटिसिज्म क्या है? तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता क्या है पहले ये समझ लें। स्टैंडर्डाइज टेस्ट किसी भी तरह का टेस्ट होता है जिसमें कि जितने भी टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं उनसे मतलब वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। मतलब जितने टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करें, वो उस टेस्ट में जितने क्वेश्चन हैं। और ये जो स्कोर हुआ, उनका जो स्कोर होता है वो उसको रिकॉर्ड करके स्टैंडर्ड मैनर में, और ये पॉसिबल बनाता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट का स्कोर कि उनको एक दूसरे से रिलेटिव कंपैरिजन करके रिजल्ट को हम पब्लिश कर सकें। मतलब सबके परफॉर्मेंस के आधार पर फिर उसका रिजल्ट निकाला जाता है कि किसने कितना किया। मतलब रैंकिंग की जाती है मार्क्स के आधार पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। तो इसका ऑप्शन है, द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, दे डू नॉट गिव clear picture of child's ability, they represent largely the mainstream culture and therefore biased। तो इन चारों में कौन सा कारण है जो कि क्रिटिसिज्म होता है कि one of the critics of standardized test has been that कि ये टेस्ट लार्ज पॉपुलेशन पर, ज़्यादा लोगों पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा बी। बाकी सब क्रिटिक्स नहीं है। द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। मल्टीपल इंटेलिजेंस होता क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो बताता है कि विभिन्न तरीके बताता है, डिफरेंट वेज इन विच स्टूडेंट्स कैन लर्न। तो छात्रों के सीखने के अलग अलग तरीके बताता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस में पहला होता है वर्बल लिंग्विस्टिक। इसमें क्या होता है कि आपका जो वर्बल स्किल है वो वेल डेवलप्ड है, आपको बोलने की कला पता है, अच्छे से आप बोल पाते हैं, आपके साउंड्स की सेंसिटिविटी है। इसमें क्या है कि आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, टीचिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ों की जिसमें एबिलिटी होती है उसका इंटेलिजेंस, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें कौन से लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस वाले? तो पोएट, टीचर, लॉयर जो बोलने वाला काम करते हैं। दूसरा सी में है मल्टीपल इंटेलिजेंस 9 तरह का है। तो पहला हुआ वर्बल, दूसरा है मैथमेटिकल, लॉजिकल। इसमें क्या होता है कि जिसमें थिंक करने की, सोचने की कैपेसिटी होती है और वो चिंतन जो उनका होता है वो एब्स्ट्रैक्ट भी वो सोच सकते हैं। तो जिसमें इस तरह के इंटेलिजेंस किसके पास होता है? ऐसे इंटेलिजेंस वाले क्या होते हैं? तो इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो कि अमूर्त चिंतन भी कर पाते हैं।
मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकते हैं। तीसरा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी मल्टीपल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है कि रिदम को या फिर सॉन्ग को अप्रिसिएट करने का जिनमें टेंडेंसी होती है या जिनमें एप्टीट्यूड होता है, वो एज सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब जो करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर पाते हैं, गाना गा पाते हैं, उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। फिर अगला है विजुअल स्पेशियल कैपेसिटी। यह इंटेलिजेंस इंजीनियर्स में ज़्यादातर पाया जाता है, जो कि क्या होता है कि विजुअलाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, पिक्चर्स को या किसी भी चीज़ को सोचकर फिर उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन लोग होते हैं? स्कल्पटर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स होते हैं, जो कि कोई भी चीज़ को विजुअलाइज करके बनाते हैं। फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या है कि बॉडी की गतिशीलता जिसमें पाई जाती है, तो अपने बॉडी के मूवमेंट को जो कंट्रोल कर सकता है, उसका इंटेलिजेंस को बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसमें आते हैं एथलीट्स, डांसर्स, जो बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगला इंटेलिजेंस होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि दूसरे के डिजायर्स और मूड्स को समझना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। तो इसमें कौन कौन आते हैं? काउंसलर आते हैं, सेल्स पर्सन जो सामान को बेचने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? बायर के मूड्स को समझते हुए अपने बायर को मोटिवेट करते हैं। पॉलिटिशियन होते हैं, जो आपसे आपका वोट मांग कर ले जाते हैं। और बिजनेस पर्सन होते हैं, जो अपने सामान को बेचते हैं। तो ये हुआ इंटरपर्सनल। अगला इंटेलिजेंस का टाइप है मल्टीपल इंटेलिजेंस में 7th टाइप है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या है कि कैपेसिटी जिसमें होती है कि अपने इनर फीलिंग्स को जो समझ सकता है और अपने वैल्यूज के प्रति जो अवेयर होता है, सेल्फ अवेयर पर्सन जो होता है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं? तो फिलोसफर्स होते हैं, थ्योरिस्ट होते हैं, और कौन होते हैं? रिसर्चर भी होते हैं। फिर है नेचुरलिस्ट एबिलिटी। इसमें जो होता है, ये इंटेलिजेंस किसमें पाया जाता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। लैंडस्केप के जो आर्टिस्ट होते हैं, ये सब जो होते हैं वो नेचुरलिस्ट होते हैं, वो नेचर को अपने फ्रेम में उतार पाते हैं। फिर है एग्जिस्टेंशियलिस्ट। ये इंटेलिजेंस उनमें पाया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के डीप क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, कि जैसे इस तरह का कि लाइफ का क्या मीनिंग है, लोग क्यों मरते हैं। ये इस तरह के लोग कौन होते हैं? फिलोसफर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं और थियोलॉजिस्ट होते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या बताता है? इसका आंसर क्या होगा? मल्टीपल इंटेलिजेंस बताता है इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव पेडागॉजी। इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सीलरेटेड। तो इसका आंसर होगा कि ये बहुत प्रकार का होता है। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स। टीचर्स कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपको ये समझना होगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तब आगे आंसर देंगे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होगा? ये असेस करता है स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ना, वो टीचिंग के दौरान होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब चलता रहता है, तो स्टूडेंट कितना समझ पा रहा है, इसको जब असेस किया जाता है, तो इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। ये पढ़ाई के दौरान होता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जब होता है, जब पढ़ाई खत्म हो गई, एक यूनिट पढ़ा दिया गया, तब उसका असेसमेंट किया जाता है, तो उसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता है। वो ये यूनिट के पढ़ाने के एंड में होता है, या स्टूडेंट को ग्रेडिंग देने के लिए जब किया जाता है। तो इसमें क्या आपको करना है? टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। assess child's performance at the periodic intervals and clarify his her performance। इसमें भी दोनों नहीं लिया है। और तीसरा है मॉनिटर चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स फॉर देयर लर्निंग गैप्स। नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। ये होगा इसका आंसर।
क्योंकि प्रोग्रेस भी जान रहा है पढ़ाने के समय, उनका अंडरस्टैंडिंग और उनका अचीवमेंट लेवल इवैल्यूएशन करके पता कर रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है? बच्चों का स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक दोनों एक्टिविटीज का असेसमेंट किया जाता है और उससे बच्चों के उसमें डिसिप्लिन भी आता है, उसमें उनका पंक्चुअलिटी भी आता है, उसमें उनका क्लीनलीनेस आता है, पढ़ाई के साथ साथ उनके हॉबीज भी आते हैं, उनको क्या क्या कोई मतलब वेरियस फील्ड में जो उनके इंटरेस्ट होते हैं सारा चीज का असेसमेंट होता है। तो इसमें से कौन सा CCE से रिलेटेड नहीं है आपको ये बताना। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, ये भी ठीक है। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रेन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट, और ये है इट हैज बीन मैंडेटेड बाय राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है C, क्योंकि ये यहाँ ग्रेडिंग होती है, इसलिए बच्चे का असेसमेंट स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट के रूप में नहीं किया जाता। इसी को तो खत्म करने के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था को, ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया। अगला क्वेश्चन है गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। चिल्ड्रेन जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उसका कारण क्या होता है, क्यों होता है? इसका कारण ए रिसोर्स रिच एनवायरमेंट, संसाधन से भरा हुआ घर में बहुत सुख सुविधा होना, या सक्सेसफुल पेरेंट्स के बच्चे गिफ्टेड होते हैं, या डिसिप्लिन्ड रूटीन से बच्चे गिफ्टेड होते हैं, और या इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के कारण बच्चे गिफ्टेड होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण बच्चे गिफ्टेड होते हैं। चिल्ड्रेन कमिंग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच, जो बच्चे सोशली और इकोनॉमिकली वंचित ग्रुप से आते हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, उनको क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, discourages the use of their language so that they can learn mainstream language, categorizes children based on their abilities, teaches them good behavior। नहीं, इसमें क्या होगा कि चिल्ड्रेन जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको कैसा क्लासरूम चाहिए, एनवायरनमेंट जिसमें वैल्यूज और देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज का प्रयोग हो, जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं उसका उपयोग किया जाए, उसकी जानकारी ली जाए, इसलिए इसका आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन है द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन। क्रिएटिव चिल्ड्रेन का मतलब क्या होता है? जो कुछ नया करता है। क्रिएटिव होना मतलब सृजनात्मक बच्चा जो होता है, और जो टैलेंटेड बच्चा होता है उसको क्लासरूम में क्या करना होगा? तो गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, गिविंग देम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रेन, और यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय टीचर। तो इसका आंसर होगा यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय टीचर। मतलब जो बच्चे क्रिएटिव हैं तो उन और टैलेंटेड हैं तो उनको क्लासरूम में टीचर को क्या करना होगा? कस्टमाइज्ड और स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड का प्रयोग करना होगा। तो कस्टमाइज क्या होता है? वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग होता है। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन अप्रोच है, ये जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग अप्रोच है उसमें क्या करता है कि हर बच्चे के लिए जो टीचिंग होता है उसको, लर्निंग को टीचर जो है वो कस्टमाइज करता है। कैसे कस्टमाइज करता है? तो स्टूडेंट के नीड, स्ट्रेंथ और कैपेसिटी के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से टीचर कस्टमाइज करता है, और लर्निंग क्या हो जाती है? पर्सनलाइज। हर बच्चे को उसकी रुचि के हिसाब से पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। क्लासरूम इस तरह का नहीं होता है वहाँ कि ये कह दिया जाए कि वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा क्लासरूम नहीं होता है। ऐसे बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ वो एक ही साइज सबको, मतलब एक ही तरीके से पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा जिस चीज में टैलेंटेड है, जिसमें क्रिएटिव है, उसको उस हिसाब से पढ़ाया जाए। तो कस्टमाइज्ड लर्निंग क्या होता है? वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग होता है, व्यक्तिगत
रुचि के हिसाब से फिर सिखाया जाता है। और इसमें ये अप्रोच नहीं लागू होता है कि वन साइज फिट्स ऑल। एजुकेशन का जो अप्रोच कि एक ही तरीके से सबको पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज नॉट सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन। जो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं जरूरत से ज्यादा, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसमें से कौन सा तरीका नहीं है उनको ट्रीट करने का। तो offering alternative ways of learning including physical activity in their daily schedule, reprimanding them often for being restless, breaking up a task into small and manageable segments। इसमें क्या है कि सारा ठीक है, ये तीसरा नंबर गलत है। रेप्रीमाइंडिंग मतलब होता है डांटना, बच्चों को अक्सर डांट देना कि ताकि वो रेस्टलेस ना हो या हाइपर ना हो, ये गलत है। ये तरीका गलत है। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु आर। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि बहुत सारा ऑप्शंस, किसी भी क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर देना या बहुत सारा रीजन देना, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और उसका उल्टा होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का होता है मतलब कि एक ही सिंगल करेक्ट आंसर देना। तो कह रहा है कि पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रेन हु आर डिसलेक्सिक, रिसिलिएंट, क्रिएटिव एंड डिसेबल्ड। किसके लिए ये कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करता है? जो बहुत सारा ऑप्शंस देते हैं किसी चीज का, बहुत सारा रीजंस। तो डिसलेक्सिक बच्चे कौन होते हैं? जिनको कि पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनको लेटर्स उल्टे देखते हैं, रीडिंग डिफिकल्टी होती है। रिसिलिएंट बच्चे क्या होता है कि जो किसी भी सिचुएशन से तुरंत रिकवर कर जाते हैं। उस तरह से किसी बांस को अगर मोड़ो वो तुरंत वापस अपने सिचुएशन में आ जाता है, तो ऐसी चीज को हम रिसिलिएंट कहते हैं। तुरंत रिकवर कर जाते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन से, तुरंत फिर नॉर्मल हो जाते हैं। क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं वो सृजनात्मक बच्चे होते हैं। और चौथा डिसेबल्ड, जो जिनको दिक्कत होती है, मतलब डिसेबल होते हैं, कर असक्षम बच्चे जो होते हैं। तो इसका आंसर होगा 10 का सी, क्रिएटिव बच्चे। डाइवर्जिंग थिंकिंग, पैटर्न ऑफ डाइवर्जिंग थिंकिंग कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करता है? क्रिएटिव बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज in which teacher can model problem solving for the children in the classroom. Be honest about making mistakes while solving something. Use vocabulary like think, ideas, trial and different answers. Ask questions with convergent answers.